नमस्कार, मेरा नाम जयराज है। मैं उत्तराखंड वन विभाग का मुखिया यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स उत्तराखंड। आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही एक अहम मुद्दा हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। ख़ास तौर से जो फॉरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा बड़े सरल शब्दों में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आप देखते हैं आजकल बात होती है वन अधिनियम। वन अधिनियम क्या है? वन अधिनियम की वजह से ये हो गया, वो हो गया। तो वन अधिनियम क्या है, इसको अगर हम देखें तो वन अधिनियम जो है वर्ष 1980 में भारत सरकार ने ये नियम बनाया, ये अधिनियम बनाया, एक्ट बनाया, जिसके तहत क्या है कि कोई भी वन भूमि अगर है और उसका हम उपयोग करना चाहते हैं गैर वानिकी कार्य हेतु यानी नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भारत सरकार की हिदायत है कि भाई हमसे पहले परमिशन ली जाएगी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें परमिशन देगी। इसी तरह से मान लीजिए आरक्षित वन है, आरक्षित वन को हम उसका स्टेटस आरक्षित से हटाना चाहते हैं, उसको हम डी रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें भारत सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। तो साथियों, समझने वाली बात यह है कि आखिर ये क्यों किया गया। आप जानते हैं कि वन अगर हैं तो हमारा अस्तित्व है। मनुष्य का अस्तित्व जो है वो वनों पर सीधे निर्भर करता है। ख़ास तौर से अगर हम पानी की बात करें तो हमारे वन हमें ऐसी इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं जैसे पानी है, शुद्ध हवा है, मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन है, बहुत सारी हमें ऐसी सर्विसेज देते हैं जो अगर हमें सही तरह से नहीं मिलेगी तो हमारा अपना जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो इस कारण इस अधिनियम को बनाया गया। और इसमें अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड में 71% हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है यानी भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तराखंड का है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो उसका 71% जो है क्षेत्रफल वो क्लासिफाइड है वन के अंतर्गत। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर हम इसमें से कोई ज़मीन हम इस्तेमाल करते हैं किसी गैर वानिकी प्रयोजन हेतु, क्या हो सकता है गैर वानिकी, जैसे सड़क बनानी है हमें, कोई विद्यालय बनाना है हमें, कोई डिस्पेंसरी बनानी है हमें, इस तरह के जितने भी ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, तो अगर हमें वन भूमि उसके लिए इस्तेमाल करनी है तो हमें भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। कितनी बार ये बात कही जाती है कि साहब ये इस वन अधिनियम की वजह से हमारा विकास नहीं हो रहा है। देखिए साथियों, समझने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि किसी भी सरकार में, राज्य सरकार में 60 से 70 विभाग होते हैं, उनमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी एक है। सिर्फ हम ही हैं जो विसिल ब्लोअर हैं, हम ही वो विभाग हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही एक ऐसा विभाग है जो ये कहता है कि ठीक है विकास होना ही चाहिए, हम आपके साथ हैं इसमें, पर विकास ऐसा हो जो चिरंतरता में चले, यानी जो सस्टेनेबल हो। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर आपने कोई सड़क बनानी है और आपको वन भूमि चाहिए तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि उस सड़क का अलाइनमेंट हम ऐसा कर दें कि कम से कम हमारे जंगल प्रभावित हों, इतनी हमारी कोशिश होती है। तो हम बिल्कुल चाहते हैं उत्तराखंड में हमारा जो है इसका पूरा विकास होना चाहिए। आप लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं अभी भी नहीं है उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में, हम ये बिल्कुल चाहते हैं, पर बस हमारा नज़रिया सिर्फ इतना है कि हम प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ ना करें। तो ये अधिनियम हमें इसमें थोड़ी मदद करता है और ये एक बड़ा पॉजिटिव अधिनियम है। अगर आप ही सोचिए, अगर सब कुछ हम लोग विकास ही करते चलेंगे और उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। 2013 में क्या हुआ, कितनी बड़ी केदारनाथ में आपदा आई, तो ये सबक सीखा हमने। अब ये कोरोना ही देख लीजिए, कोरोना भी एक तरह की बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और ये तो एक ऐसी आपदा है कि उत्तराखंड छोड़िए, देश छोड़िए, सारे देश को इसने, सारे देशों को घेर लिया इसने। तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे नाराज़ है। उस प्रकृति की हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, उसका हमें जो है सम्मान करना होगा, उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो ये अधिनियम उसमें हमारी मदद करता है, जिसका नाम है वन अधिनियम 1980। अब बात आगे करते हैं और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ वन अग्नि के बारे में, फॉरेस्ट फायर्स। अब देखिए, हर बार आप देखते हैं, ख़ास तौर से अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं,
तो फरवरी से हंगामा शुरू होता है और जून तक वो जाता है, जब तक कि बारिशें ना आ जाएं। जंगल जलते हैं, धुआं बहुत उठता है। उस समय का हमारा वो सीज़न है जब टूरिस्ट बहुत आता है, जो हमारे रिलीजियस हमारे जो प्लेसेस हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और इस तरह के प्लेसेस हमारे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो वो टूरिज़्म का भी सीज़न होता है, रिलीजियस टूरिज़्म का। तो काफ़ी लोग देखते हैं कि ये बड़ा धुआं हो रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उसमें काफ़ी जो है उसमें लोगों को बड़ी चिंता होती है और बड़ी अच्छी बात है। अपने वनों के लिए चिंता होनी चाहिए, पर्यावरण के लिए चिंता होनी चाहिए। बड़े सारे मीडिया और चैनल, अखबार सब लोग काफ़ी कुछ निकालते हैं। अब ज़रा इस समस्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो फॉरेस्ट है ये किसके हैं? क्या ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं? क्या ये सरकार के हैं? आखिर हैं किसके? देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये आपके हैं, ये जनता के हैं, ये स्थानीय लोगों के हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो एक इनका कस्टोडियन है, इसकी सुरक्षा के लिए हमें तैनात किया गया है। पर ये आपकी संपत्ति है, प्रेजेंट जनरेशन की और आने वाली जनरेशन की। तो हमें इसकी प्लानिंग इस तरह से करनी है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको भी इसका फ़ायदा मिले और आने वाली जो हमारी जनरेशन हैं, हमारे बच्चे और उनके बच्चे, उनको भी इसका लाभ मिले। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है कि जंगल आपके हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जब जंगल में आग लगती है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उसको किसको झेलना होता है? बताइए, किसको झेलना होता है? सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है स्थानीय लोगों को, जिनके बगल में वो जंगल है। अब पूछिए कैसे? अब आप देखिए, फॉरेस्ट की जब फायर्स लगती हैं तो सबसे पहले तो पानी के स्रोत सूखने लगते हैं उससे। और देखिए, जल है तो जीवन है। आपका अगर जल स्रोत वहाँ पे कोई है और वो सूख जाता है जंगल की आग की वजह से, तो आपके लिए कठिनाई है ना। शहरों में तो लोग अपना पानी ले रहे हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट हैं, सब कुछ हैं, पर आप तो प्रकृति के पानी पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, तो आपका पानी सूखता है। फिर जो प्रदूषण होता है उसकी बात करिए। वो प्रदूषण आप देखिए, उसकी हवा में सांस कौन लेते हैं? सबसे पहले स्थानीय लोग, ठीक है। और जो जैव विविधता खत्म होती है वहाँ की जो सुंदरता खत्म होती है, वहाँ पे जो सॉइल ड्राई हो जाता है, फिर उसका इरोजन होने लगता है, भूक्षरण होने लगता है, उसका खमियाजा कौन भुगतता है? खास तौर से स्थानीय लोग। तो साथियों, बात जो समझनी है वो ये है कि जंगल आपके हैं और जंगलों में जब आग लगती है तो उसका खमियाजा सबसे ज़्यादा स्थानीय लोग उसको झेलते हैं। तो आप देखने वाली बात यह है कि साहब, आग लगाता कौन है? आग लगती कैसे है? कहने को ये कहा जाता है साहब कि प्रकृति के कारण भी हैं इसके। मेरा ये मानना है कि 99% 100 में से 99 फायर जंगल में मनुष्य की वजह से लगती है। या तो वो जानबूझ के लगा रहा है या लापरवाही। जानबूझ के कैसे? गाँव में ये धारणा है कि अगर हम जंगलों में आग लगाएंगे तो जब बारिश आएगी तो हरी घास पैदा होगी हमारे जानवरों के लिए। दूसरी धारणा ये है गाँव में कि साहब, अगर हम ये जो चीड़ है जहाँ पे आग ज़्यादा लगती है, इसके जो पत्ते होते हैं जिसको हम पिरूल बोलते हैं, वो बड़े स्लिपरी होते हैं, फिसलन वाले होते हैं, तो उसमें हमारे जानवर गिर जाते हैं, लोग ये मानते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पर समझने वाली बात फिर यही है कि ये जो आग लगती है ये हमारी वजह से लगती है। हमने अपना खेत जलाया, गांव वाले ने खेत की सफाई करी और उसने ये इस बात का ध्यान नहीं रखा कि साहब बगल में जंगल है, तो वो आग वहाँ फैल जाती है। या तो हमारी लापरवाही या जानबूझकर। तो अगर हम कॉन्शियस रहें, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट के बड़े शौकीन होते हैं, बस चल रही है, बीड़ी अपने पिए चले जा रहे हैं, उसके बाद जब ख़त्म होने को हुई तो जलती हुई बीड़ी बाहर फेंक दी, जलती हुई सिगरेट बाहर फेंक दी। अरे भाई, ऐसा क्यों करते हो? जरा सी लापरवाही बड़ी भारी जंगल की आग में चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो ये जो लापरवाही वाला एलिमेंट है या ये जो बात है कि साहब हम जो है खुद आग लगा देते हैं, इससे हमें बचना है। अगर आप इससे बचेंगे तो आप ये देखिए कि इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा और जंगलों की आग बहुत कम हो जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वन अग्नि के नुकसान क्या है, ये मैंने भी आपसे जिक्र किया। सबसे पहले तो पानी सूखता है, उसके बाद पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है और जो हमारी जैव विविधता में कमी होती है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि साहब, हम फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल कैसे करें, कैसे हम बेहतर कंट्रोल उसका करें। तो देखिए, अगर आप समझ गए बात कि जंगल आपके हैं, तो समझिए कि हमारी समस्या का समाधान हो गया। जब आपके घर में खुदा न खास्ता आग लग जाए तो क्या आप इंतज़ार करते हैं कि सरकार आएगी और बुझाएगी?
या पहले फायर ब्रिगेड आएगी और तब वो बुझाएगी और मैं तो आराम से बैठता देखता रहूँगा तमाशा? नहीं करते ना। आप सीधे जो है जहाँ आप फायर ब्रिगेड को भी किसी को कहते हैं भाई जाओ सूचना करो, आप तुरंत पानी व्यवस्था ले करके आप बिल्कुल जुट पड़ते हैं अपने मकान की आग बुझाने। क्यों? क्योंकि मकान आपका है। यही बात अगर आप जंगलों को अपना मान लें तो आप जंगल की आग के लिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो आएगा ही आएगा, पर हमें कभी देर भी हो सकती है आने में। आप स्थानीय लोग हैं, आप आगे बढ़ें, हम भी आपको के साथ आपका साथ देंगे उसमें, और हम जंगल की आग को बुझाएंगे। आप ये देखिए कि हमने लोगों को ये बात जब समझाई, मैं 2018 फरवरी में इस विभाग का मुखिया बना, मैंने लोगों से एक ही बात कही, मैंने कहा जंगल किसके हैं। बात लोगों के समझ में आई। लोगों ने कहा साहब जंगल तो वैसे हमारे ही हैं। जब उनको ये बात बार बार बताई गई, बार बार मीडिया में ये बात कही गई, तो देखिए उसका अंतर देखिए अब क्या हुआ। 2018 में हमारा करीब 4,500 हेक्टेयर फॉरेस्ट क्षेत्र जला। हमने एक कैंपेन शुरू कर दी कि जंगल किसके हैं, लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश करी। अब आप देखिए 2019 में 3,000 से कम जला, कहाँ 4,500 और कहाँ हम 3,000 से भी कम आ गए। और इस साल 2020 में 200 हेक्टेयर भी नहीं जला। हालांकि देखो इसका श्रेय कुछ कोरोना को भी जाता है क्योंकि लोग कम निकले, पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ कि पब्लिक अगर समझ जाए कि जंगल हमारे हैं तो आप ये देखिए इसका मतलब सीधा प्रभाव जो है फॉरेस्ट फायर्स पे पड़ता है। और ये जैसे मैंने आंकड़े बताए 4,500, फिर 3,000 से भी कम, और इस बार तो 200 से भी कम। तो ये बात आपको समझनी है कि जंगल आपके हैं, जंगलों के लिए आपको खड़े होना है। अब बात आगे करते हैं, हम बात करते हैं कि वन संरक्षण की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये है क्या। अगर इसकी बात हम करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा। मेरे जंगलों की सुरक्षा, आपके जंगल की सुरक्षा, क्या कि मेरे पेड़ ना कटें। ये बात आपको सोचनी है कि मेरे जंगल के पेड़ ना कटें, मेरे जंगल की भूमि पे अतिक्रमण ना हो, एनक्रोचमेंट। अभी क्या हो रहा है, शहरों के पास जो हमारी जंगल की ज़मीनें हैं उस पे लोग कब्जा करने पे जुटे पड़े हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बन गई है। उत्तराखंड तो क्या, उत्तराखंड पूरे देश में ये बड़ी ज़बरदस्त चुनौती हमारे लिए बन गई है कि लोग हमारी ज़मीन दबा रहे हैं, ज़मीन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो आपको ये समझना है कि ये जो जंगल है ये मेरा है, इसकी ज़मीन पे कोई एनक्रोचमेंट ना करे, कोई अवैध पेड़ ना काटे, नियम के अनुसार कटता है तो ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ये काम करता है, इसकी तो खैर हमें तनख्वाह मिलती है, पर आप अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला लेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कुछ ना कर पाएँ तो सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि आप हमें फ़ोन से सूचित कर दें कि साहब फलानी जगह लोग कोशिश कर रहे हैं एनक्रोचमेंट की, फलानी जगह किसी ने वाइल्ड लाइफ को मारा है। आपको एक बात समझनी है कि हमारी जो संस्कृति है हमारे देश की, उसमें हमारे वन्य जीवों को देखिए कितना बड़ा सम्मान दिया गया है। हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, उन देवी देवताओं के वाहन देख लीजिए आप। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, सरस्वती जी का वाहन जो है हंस है, हमारी जो दुर्गा देवी हैं उनका वाहन जो है वो टाइगर है। आप देख लीजिए, शिव जी की बात करें तो बैल है, नंदी बैल। विष्णु जी की बात करें तो गरुड़ है, बर्ड है वो भी। तो आप ये देखिए कि हमारी जो रिलीजन और हमारी जो संस्कृति है वो कितनी रिच है। तो ऐसे में जब ये खबर आती है कि साहब दिवाली के आसपास उल्लुओं को मारने की तैयारी हो रही है तंत्र मंत्र के चक्कर में, तो आपका खून खोलना चाहिए। अरे भाई, उल्लू को मारने से, तंत्र मंत्र करने से लक्ष्मी जी कैसे खुश हो जाएंगी, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। आपने उसके वाहनी को मार डाला तो क्या लक्ष्मी आएगी? तो ये जो बेहुदी बातें हैं, जो बेहुदी प्रथाएं हैं, इनमें आप जो है हमारी मदद करिए, हमारा साथ दीजिए। और ऐसे लोगों को हम जो है बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करके उनको इस बात को हम एहसास कराएंगे कि अगर तुम ऐसे नहीं समझते हो तो फिर डंडे से तुम्हें हम समझाएंगे। पर हमें ज़रूरत है आपके साथ की। इसके अलावा देखिए हम बहुत सारे प्लांटेशंस करते हैं,
हम बहुत सारा पौधारोपण करते हैं। उत्तराखंड में इस साल 2 करोड़ करीब पौधे लग रहे हैं, ज़्यादातर पौधे लग चुके हैं। अब देखिए, ऐसा कई बार हम पे आरोप भी लगता है कि साहब आप पौधे तो लगाते हैं पर आपकी सफलता कहाँ दिखती नहीं है। तो उसमें मेरा ये कहना है कि जनता हमारे साथ जुड़े ना। हमारे जो प्लांटेशन के प्रोग्राम है उसको आप अपना प्रोग्राम मानिए, और जो हमारी वन पंचायतें हैं उत्तराखंड में, अगर वो आगे बढ़ के आती हैं तो ये काम ही हम उनको दे देंगे। हमारा युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, तमाम तरह के हमारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। अगर आप एज ए ग्रुप हमारे पास आएंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात के लिए तैयार है कि आप ही गड्ढा खोदिए, आप ही दीवारबंदी सुरक्षा करिए, और आप ही जो इसमें पौधे लगाइए, आप ही इसकी सुरक्षा करिए, और उसका जो भी पैसा है वो आप रखिए। लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे, है ना, रोजगार मिलेगा इससे, और उसको अपना अपना लगेगा कि ये मेरा है। और सवाल पूछिए हमारे लोगों से। आज तो RTI का ज़माना है, अगर कहीं कोई प्लांटेशन हो रहा है पूछिए भाई कितने हेक्टेयर में करने जा रहे हैं, क्या क्या लगाने जा रहे हैं, कितना पैसा आप खर्च करेंगे, सवाल पूछिए। हमारे लोग जवाब देंगे, और नहीं जवाब देंगे तो हम जवाब देंगे उसका। तो ये जो सफलता वाला इशू है, ये वास्तव में एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमें बड़ी विषम परिस्थितियों में पेड़ लगाने पड़ते हैं। कितनी बार हमें सफलता जो है आशा के अनुरूप नहीं मिल पाती है। हम सुधार करने में लगे हुए हैं, पर हम आपका साथ चाहते हैं, पब्लिक का साथ चाहते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारे प्लांटेशन का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखिए, हम सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम करते हैं, जल एवं मृदा संरक्षण। आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हमारी जो है इतनी नदियाँ निकलती हैं, हमारे पास इतने ग्लेशियर्स हैं, हिमखंड हैं, इसके बावजूद भी उत्तराखंड में पानी की, ख़ासतौर से पीने की पानी की बड़ी ज़बरदस्त किल्लत हो रही है। चाहे बात शहरों की करें, चाहे बात कस्बों की करें, चाहे अपने ग्रामीण इलाकों की बात करें, बड़ी विषम परिस्थितियाँ आ रही हैं। हमारे जितने ये नौले थे, जितने हमारे ये झरने थे, जिनको हम वो कहते हैं कि साहब स्प्रिंग्स, सब हल्के हल्के करके सूख रहे हैं, कई तो बिल्कुल सूख गए हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बड़ी मुहिम चलाई है कि हम अपने झरनों को, नौलों को, धारों को, इनको हम रिवाइव करें, यानी इनके लिए कुछ ऐसी कोशिश करें कि ये फिर से इनमें पानी बरसे, पानी आए, इसमें खूब पानी इकट्ठा हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तो ख़ास तौर से नदियों पे बड़ी चिंता करते हैं। उन्होंने कोशिश कर रहे हैं वो कि रिस्पना को ऋषिपर्णा वाले फॉर्म में लाया जाए। कोसी नदी पे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भाई इसको फिर से पानी लाओ इसमें, और कई नदियों के बारे में अब हमारे बड़े सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं आम जनता से, आप सभी से अपील करूंगा कि भाई आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्लान को देखिए। हमारे जितने भी NGOs हैं जिन्होंने पानी में बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो आए हमारे साथ बैठें। और हमने एक कंसोर्शियम बनाया भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लीड लेकर के स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट कंसोर्शियम बनाया है, जिसमें हमने सरकारी विभागों को तो रखा है, पर साथ में हमने NGOs को भी रखा है। NGOs ने बड़ा अच्छा काम किया है, पर बड़े छोटे स्केल पे किया है। हमने NGO से कहा है कि आइडिया आप दीजिए, अगर आपके आइडिया में दम होगा तो इम्प्लीमेंट हम करेंगे उसको। ऐसे इंडिविजुअल्स को हमने लिया है जो पानी के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम जिनका रहा है, उनको भी हमने अपने इस कंसोर्शियम में लिया है, और नीति आयोग ने इसकी प्रशंसा भी की है हमारे इस कंसोर्शियम की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी एक हमारे अंदर एक सिंसियर हमारा ये प्रयास है, तो इसमें आप हमारे साथ जुड़िए। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पानी के क्षेत्र में जितने भी लोगों ने अच्छा काम किया है, उनके कुछ आइडियाज़ हैं तो आप हमें बताइए। सबसे बड़ी समस्या अगर कोई प्रदेश की है तो वो पानी है। प्रदेश ही क्या कहें, देश को देख लो आप, और इंटरनेशनल लेवल पर देख लो, लोग कहते हैं साहब अगला वर्ल्ड वॉर ही पानी पे होने वाला है, कहते हैं लोग। आई होप कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पानी हमारा फोकस है, पानी के कंजर्वेशन में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, वर्षा जल संरक्षण में हमारे साथ जुड़िए। इसके अलावा जो है हमारा जो टारगेट है वो प्रोडक्शन बढ़ाना भी है। आफ्टर ऑल देखिए, उद्योग भी हैं हमारे प्रदेश में, हमारे जो प्रकाष्ठ आधारित उद्योग, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसको भी हम चाहते हैं कि उनका भी काम चले। आरा मशीनें हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और हम नाना प्रकार की रिसर्च भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट की क्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत तरह की रिसर्च कर रहा है, और हम चाह रहे हैं लोगों से कोलैबोरेट करना। और हमारी कोशिश है, जैसे मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स का उत्तराखंड में बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी तरफ फोकस कर रहा है, और जो भी इंस्टीट्यूशन मेडिसिनल प्लांट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशन, और उनके साथ हम बराबर टच में भी हैं। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह से बांस और रेशे का उत्तराखंड में बड़ा भारी पोटेंशियल है। आप समझ रहे हैं ना, बांस नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत इकोनॉमी बांस पे बेस्ड है। उत्तराखंड में भी हमारा फोकस है कि बांस और रेशे को हम बढ़ावा दें, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीणों को फॉरेस्ट में
लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उनको अपनी रोजी रोटी का जरिया जो है फॉरेस्ट प्रोवाइड करें। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। इको टूरिज़्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारे जो लड़के लड़कियां जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको हम गाइड्स बनाएं, नेचर गाइड्स। बड़ा ज़बरदस्त टाइम आने वाला है जब लोग नेचर में घूमना चाहते हैं, और कोरोना के चलते तो ये और बड़ा है। लोग चाहते हैं कि भीड़ भाड़ से निकलें और जंगलों में आएँ और वहाँ रहें और वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध एनवायरनमेंट का मज़ा लें। ठीक है, तो इको टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम चाहते हैं अपने हम यूथ को ट्रेन करें डिफरेंट फॉरेस्ट्री इश्यूज़ पे, ताकि टूरिज़्म बढ़े तो उसका लाभ उन लोगों को मिले। और साथियों, जैव विविधता संरक्षण एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, जिसमें हम काम कर रहे हैं। और सब चीज़ों का जो की है, जिसको कहते हैं मास्टर की, वो है जन सहयोग, यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के लोगों के लिए हम जनरेट कर सकते हैं, और उस दिशा में हम निरंतर कार्यरत हैं। एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ, और हमारे कई जो हैं इस समय दर्शक ऐसे होंगे जो वन पंचायत से जुड़े होंगे, वन पंचायतों के सरपंच होंगे, उनके सदस्य होंगे, स्थानीय लोग होंगे। देखिए, उत्तराखंड में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है वन पंचायतों की। हमारे पास 12,000 से अधिक वन पंचायतें हैं, और ये व्यवस्था सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे देश में। और एक वन पंचायत में 9 लोग होते हैं। तो अगर मैं 12,000 के हिसाब से सोचूं तो मेरे पास 1 लाख से अधिक ऐसे पब्लिक के लोग हैं जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, वन प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। उनको कानूनी अधिकार दिया गया है। भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत उनको जो है इन वन पंचायतों को बनाया गया है। इसकी पूरी नियमावली बन गई है। तो वन पंचायत एक ऐसा सशक्त माध्यम है वन प्रबंधन का, जिसमें लोग अपने जंगलों का प्रबंधन खुद ही करते हैं। उनसे आय भी मिलती है, उनको आमदनी भी होती है। और अब हमारी कोशिश ये है कि वन पंचायतों को हम और स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें। उसके लिए बहुत हम कवायद कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वन पंचायतों के साथ कंसल्टेशन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वन पंचायत एक बहुत ज़बरदस्त जो है साधन सिद्ध होने जा रहा है वन प्रबंधन का, और पब्लिक की, आम लोगों की अधिकाधिक भागीदारी इसमें होने जा रही है। तो मैं एक बहुत अच्छा इसका फ्यूचर देख रहा हूँ कि लोगों को वनों से हम वन पंचायतों के माध्यम से भी जोड़ेंगे। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मैं आपसे जो बात करूँगा वो है जैव विविधता की। आपने सुना होगा नाम कि साहब, मनुष्य का अस्तित्व तभी है जब हमारे पृथ्वी पे विविधता रहेगी, जैविक विविधता रहेगी। इसके लिए जो है, आपको याद होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी। उस अर्थ समिट में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर निर्णय हुआ 5 जून को। आपको मालूम है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस भी कहलाता है, हम लोग मनाते हैं उसको। तो 5 जून को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशंस में ये तय हुआ कि साहब इसको हम मनाएंगे। भारत इसका सिग्नेटरी है, यानी भारत इसका भारत ने भी इसको ज्वाइन किया है। अब इसके तहत भारत सरकार ने वर्ष 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया। और आप ये देखिए इसकी खूबी क्या है। इसमें सबसे पहली बात है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब क्या हुआ कि जो मेरी जैव विविधता है उसका सबसे पहले तो संरक्षण होगा। और देखिए, जैव विविधता या जैव विविधता संसाधन ही होता क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो जो जीवन है यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है पृथ्वी पे, और उनका जो हैबिटेट है उसको हमने जैव विविधता कहा है। उससे जो चीज़ निकलती है नेचुरली वो भी जैव विविधता है, पर इसमें मनुष्य को नहीं रखा गया है। जो भी जेनेटिक रिसोर्स है मनुष्य को छोड़ के, देखिए जेनेटिक मटेरियल हमारे में भी है, पर वो जैव विविधता की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पर बाकी जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो भी विविधता है और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है और जो उनका हैबिटेट है, उसको कहा गया है जैव विविधता। और देखिए, मनुष्य को क्यों नहीं रखा गया है, किसी के दिमाग में प्रश्न उठेगा। अबे देखो, सबसे पहले जो समझने वाली बात है, मनुष्य तो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अगर एक प्रजाति खत्म कर दी जाए इस पृथ्वी पे तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा खुशहाल होगी। वो आपने कोरोना में देखा, वो है मनुष्य। सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने ये सोचा कि सिर्फ मैं ही रहूँगा इस पृथ्वी पे, मेरा ही आधिपत्य होना चाहिए, बाकी सब खत्म करो, शेर खत्म करो, सांप खत्म करो, चिड़िया खत्म करो, पेड़ हटाओ, मकान बनाओ, विकास करो। तो आज देखिए कोरोना में आपने देखा ना, जब लॉकडाउन हुआ तो पृथ्वी कितनी खूबसूरत हो गई। फिर से वो चिड़ियाँ चहचहाने लगी जो दिखती नहीं थी, फूलों का रंग बदल गया, फूल इतने बढ़िया हो गए, जंगली जानवर शहरों में घूमने लगे। यहाँ क्या उत्तराखंड में, पूरे देश और पूरे विदेश में आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में, स्काई, आसमान का रंग ब्लू हो गया, जो हमारी सनशाइन है वो गोल्डन हो गई, गंगा का पानी साफ हो गया। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा, 1 महीना लॉकडाउन का हुआ और मुझे जिज्ञासा हुई, मैं गंगा के किनारे पहुंचा हरिद्वार में और मेरी तबीयत खुश हो गई। क्या पानी का रंग था, नीला और हरा। फिर मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा कि भाई बताओ जरा इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है पानी का, उसका क्या हाल है पॉल्यूशन का। और जो रिपोर्ट आई मेरे पास, 1 महीने के अंदर पानी जो आचमन लायक नहीं होता था, जिसको हम आचमन लेने में हमें लगता था कैसे इसको पिएं, कैसे इसको मुंह में डालें, वो पानी क्लास ए में बदल गया, यानी ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य हो गया। आप बताइए, 1 महीने के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद तो कई दिनों लॉकडाउन और भी रहा। तो देखिए कोरोना ने सिखाया ना कि मनुष्य अगर प्रकृति से थोड़ा परहेज करे और प्रकृति की इज्जत करे तो प्रकृति वापस आ सकती है, प्रकृति अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ सकती है। तो जो जैव विविधता का जो कंसेप्ट है वो यही है कि एक तो हमें अपनी जैव विविधता का संरक्षण करना है और उसका दोहन करना है इस तरह से कि ये पीढ़ी भी उसका फ़ायदा उठाए, पर आने वाली पीढ़ियों के डिमांड पर कंप्रोमाइज़ ना हो। ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ ख़त्म कर जाऊं, फिर मेरे जो बच्चे हैं या बच्चों के जो बच्चे आएँ उनको ये कहना पड़े कि हमारे दादाजी और परदादाजी तो सब खत्म कर गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो ये होता है सस्टेनेबल यूज़, यानी चिरंतरता में उसका इस्तेमाल होना है ताकि हम भी उसका फ़ायदा उठाएं और आने वाली जनरेशन भी उसका फ़ायदा उठाएं। और इसमें एक बात कही गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप देखिए, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ठीक है, जैसे मेरे और प्लांट्स हो गए, मेरे एनिमल्स हो गए, उनका मैं सस्टेनेबल यूज़ करूँगा, पर उसका जो फ़ायदा होगा वो आपस में शेयर होगा। इसका मतलब है कि सोसाइटी को भी जाएगा, गांव वालों को भी जाएगा। इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज भी है। अगर किसी के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है और उस नॉलेज से वो बायोलॉजिकल रिसोर्स इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाता है या अपनी नॉलेज का फ़ायदा लोगों को देता है और उससे अर्निंग होती है, तो वो पैसा उस आदमी को भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो एक्ट है ना, ये एक तरफ तो बात करता है संरक्षण की और दूसरी तरफ ये बात करता है उस संरक्षण के फलस्वरूप जो आमदनी होगी उसका फ़ायदा लोगों तक भी ये पहुंचाता है। तो उस मायने में ये बहुत ही सशक्त एक एक्ट है जिसका कि फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में कोशिश हुई है, देखिए 2002 का एक्ट है ये। हमारे उत्तराखंड में इसके लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बन गई हैं, पूरे प्रदेश में बन गई हैं। ये क्या होती हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी? ये होती है कि अगर नगर पालिका है या ग्राम सभा है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसको अपनी एक कमेटी बनानी पड़ेगी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो वो कमेटी जो है वो हर लेवल पे बननी है, हर ग्राम सभा लेवल पे, हर म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे, हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे। और अच्छी बात यह है कि साहब ये कमेटियाँ बन गई हैं। अब क्या है कि जो भी जैव विविधता का प्रयोग होगा, इस्तेमाल होगा किसी भी कॉमर्शियल वेंचर में, मान लो कल को डाबर आता है और वो कहता है साहब मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए, तो जहाँ से वो जड़ी बूटी निकाली जाएगी वहाँ के लोगों को उसका पैसा कुछ अंश उसका पहुँचेगा, उनके लिए पहुँचेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि संरक्षण में उन लोगों ने योगदान दिया। तो ये एक एक्ट जो है ये अपने आप में एक बड़ा ही पावरफुल एक्ट है और इससे बहुत फ़ायदे हैं और उत्तराखंड की इकॉनमी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इससे
जो है इम्प्रूव हो सकती है। तो आज सिर्फ इतनी बातें होंगी और मैं समझता हूँ कि आपके ज़रूर बात समझ में आई होगी और आगे और भी बातें होंगी आपसे। और मैं समझता हूँ कि आपसे हमारा संवाद भी डायरेक्ट होगा। तो मैं आपको इस मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं एसपी सुबुद्धि, मैं वर्तमान में सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं निदेशक पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालयी क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और वेस्टर्न हिमालयस का एक मुख्य प्रदेश है जहाँ पे जलवायु और जलवायु से संबंधित विभिन्न इश्यूज अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो संविधान है वो भी हमको निर्देशित करता है कि हम लोग राज्य के पर्यावरण को संरक्षण में सजग रहना चाहिए और जो भी हो सके हम अपने स्तर से करना चाहिए। माननीय एनजीटी जो है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में, उन्होंने अभी आदेश भी किए हैं कि उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में कोई भी अनट्रीटेड सीवेज, मतलब हमारा सीधे नदी में नहीं जाना चाहिए, किसी भी जगह का कूड़ा सीधे नदी में नहीं जाना चाहिए, नदी नालों में, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो प्लास्टिक्स हैं ये हमारा वाटर रिचार्ज को भी नुकसान करता है, सारे ड्रेन को भी चोक कर देता है। तो मैं आप लोगों को सबको अनुरोध करूंगा और हम लोगों ने सारे माने पंचायतों में पंचायती राज विभाग के क्रम में हम लोगों ने निर्देश दिए हैं माननीय एनजीटी के आदेश के क्रम में कि आपके प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कूड़ा करकट का ये होता है, जनित होता है, उन सब का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण होना जरूरी है। साथ में आपका कोई भी प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है इसको इधर उधर ना फेंकिए, इसको पंचायत के स्तर पर कूड़ादान आदि रखकर उनका निस्तारण करिए वैज्ञानिक पद्धति से। और आजकल ये जो प्लास्टिक है आप जानते हैं इनका भी मूल्य होता है, ये भी बिकते हैं, ये इसको रिसाइकिल भी किया जाता है, इससे एनर्जी भी बनता है। तो मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी जितने भी कूड़ा करकट आदि जनित होता है उनका वैज्ञानिक रूप से ये किया जाए। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थान से जो हमारा सुएज आदि है ये बिना अनिस्तारित हुए आपका नदी नाले में ना जाए। विशेषकर हमारा जितने भी होटल या कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे इस प्रकार का वेस्ट ज़्यादा जनित होता है, ये आप लोगों का सबका दायित्व है यह सुनिश्चित करना कि वो सीधा वो गंदगी नदी नालों में ना छोड़ दें और नदी नालों में छोड़ के हमारा जल जो है उसको प्रदूषित ना करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एस पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड से। मैं आज आपको पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। इसमें जो पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जो हमारे अधिनियम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा बोर्ड कार्य करता है, उसमें जल अधिनियम 1974 है। इसमें हम जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो हमारे नदियां हैं उनकी जल गुणवत्ता का अनुसरण का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा वायु अधिनियम 1974 शहरों से, गाड़ियों से और उद्योगों से जो वायु प्रदूषण फैलता है उसकी कैसी रोकथाम करें, उसका कैसा मॉनिटरिंग करें, इस चीज़ का कार्य करते हैं। फिर हमारे पास एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 है जिसमें शहरी क्षेत्रों से और ग्रामीण क्षेत्रों से जो
ठोस अपशिष्ट जनित होता है, इसका कैसा निस्तारण किया जाए और के बारे में हम आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 का। इसमें जो भी हमारे कंप्यूटर हैं, जो हमारे मोबाइल्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उससे क्या इसका क्या प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं उत्तराखंड के जितने भी नदियां हैं, जितने झील हैं हमारे, उनके जल गुणवत्ता के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जल अधिनियम धारा के अंतर्गत जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो कार्य है, उसमें उद्योगों से जनित होने वाले उत्प्रवाह का मॉनिटरिंग करना है। इसमें हम देखते हैं कि जो उद्योगों से जो भी उत्प्रवाह जनित होता है वो किस स्टैंडर्ड को क्वालिफाइड करेगा और कितना इसके मानक हैं, उसके बारे में हम उनको डिस्चार्ज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। ऐसे ही हमारे पास जैसे हरिद्वार व सिटकुल एरिया है, वहाँ हमने संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र लगाए हैं। तो सभी उद्योगों का जो भी उत्प्रवाह होता है वो संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में जाता है। वहाँ पर उसका समुचित ट्रीटमेंट होने के बाद या इसे तो हम उद्योगों में पुनःचक्रित करते हैं या उसे अन्य इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह वायु प्रदूषण नियंत्रण जो की व्यवस्था जो शहरों में जो एयर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती है, उसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। उस मॉनिटरिंग डाटा के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शहर के जो हमारे गाँव में कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स कितना है, अगर इसी के बेस पर हम लोग इसका एक्शन प्लान बनाते हैं। अभी हम लोगों ने देहरादून का, ऋषिकेश का और काशीपुर क्षेत्र जो हमारे जो हाईली पॉल्यूटिंग एरियाज़ हैं उत्तराखंड के, इनका हमने एक्शन प्लान बनाया है। उस एक्शन प्लान में हमने यह सजेस्ट किया है कि किस विभाग का क्या दायित्व है। जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है हमारा, तो हमारा मुख्य दायित्व है कि हम जो परिवेशी वायु गुणवत्ता है उसकी जांच करें और सरकार को ये बताएं कि इस क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता इस श्रेणी में है। इसी तरह ट्रैफिक परिवहन विभाग का है, उनका ये दायित्व है कि जो भी शहर में गाड़ियां चलते हैं वो PUC सर्टिफिकेट ले, वो पॉल्यूशन कंट्रोल के अंडर में रहे, उनका मानक। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा शहर में ट्रैफिक हो स्मूथ हो, ज़्यादा कंजेशन न हो और सभी जगह प्रॉपर सिग्नल हो। और इसके बाद हमारा जो PWD का एरिया है, PWD का जो कार्य क्षेत्र है, उसमें उनका सड़क का निर्माण करना, उस सड़क के हमेशा सफाई करना और ये है। इसी तरह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 है। इसमें बेसिक काम जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है, ये हमें जो ठोस अपशिष्टों के कैसा हम निस्तारण करें, कैसा हम उनका ट्रीटमेंट करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अंतर्गत समस्त नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों को की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्षेत्र से जनित जितने भी ठोस अपशिष्ट जनित होते हैं उनके यहाँ से वो उसका अच्छी तरह से कलेक्शन करे, उसका सेग्रीगेशन करे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करे और इसको जो डिजिग्नेटेड एरिया जो आइडेंटिफाइड लोकल बॉडी के द्वारा किया जाता है डिस्पोज करके वहाँ उसका निस्तारण करे। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने ठोस अपशिष्टों के जलाने को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है, जिससे कि हमें अपने नगरीय क्षेत्रों में, गाँवों में किसी भी तरह के जो ठोस अपशिष्ट जनित होते हैं उनको हमको जलाना नहीं चाहिए। इसमें से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें अपने इन हाउस कंपोस्टिंग करके या जो हमारे ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहाँ पर कंपोस्ट करके उसका खाद का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हरिद्वार और देहरादून में अभी हो रहा है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारे, जो कूड़ा कचरा है, इसमें से लोहे हैं, कांच हैं, इस तरह के जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम पुनःचक्रणीय व्यवस्था के अंदर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह ई वेस्ट एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया है। इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, कैमराज हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, इसमें जो भी उनके सर्किट बोर्ड्स होते हैं उस पर कैडमियम, मरकरी, लेड का प्रयोग होता है। एक बार हमारा उपकरण ख़राब हो जाए, हम लोग उस उपकरणों को बाहर फेंक देते हैं, तो उस पर से जो ये हैवी मेटल्स जिसको कहते हैं, भारी तत्व जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट के बहुत नुकसानदायी हैं, इनका निस्तारण प्रॉपर नहीं होता, ये पर्यावरण में मिल जाते हैं। इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में 4
ई वेस्ट रिसाइकलर प्लांट हमारे लगे हैं रुड़की और काशीपुर रुद्रपुर में। तो इसमें वो व्यवस्था है कि आप अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक घर में वेस्ट जनरेट होता है उसे आप एक डिजिग्नेटेड पहले से हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया, आप वापस दे सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, जिससे कि उसका निस्तारण जो है प्रॉपर ढंग से हो, जिसमें जो भारी तत्व जो उसमें लगे रहते हैं उसके सर्किट बोर्ड में वो पर्यावरण में न जा पाए। इसके अंतर्गत इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण दायित्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है वो है जल गुणवत्ता अनुसरण का कार्यक्रम। अभी हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 27 केंद्रों पर जल गुणवत्ता अनुसरण कार्य किया जा रहा है। ये हमारा बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक ये हमारे 27 लोकेशंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल की गुणवत्ता का अनुसरण करते हैं कि पानी किस स्टैंडर्ड का है, पीने योग्य है या नहाने योग्य है या बिल्कुल डिटोरेट है। तो इस गुणवत्ता का जो हमारा स्टडी हम 10 साल से कर रहे हैं, ये हमें मिला है कि हमारा बद्रीनाथ से लेकर ऋषिकेश तक हमारी जो जल गुणवत्ता है वो एक ए श्रेणी का है। ए श्रेणी का मतलब होता है कि इस पानी को आप पी सकते हैं बट क्लोरिनेशन के बाद। और जैसे ही हमारे ऋषिकेश से नीचे जो हरिद्वार के डाउन स्ट्रीम नीचे तक जो गंगा का पानी है वो 20 श्रेणी में आता है। उस 20 श्रेणी का मतलब ये नहाने योग्य लेकिन पीने योग्य नहीं है। इसका बेसिक मेन कारण ये है कि जो शहर हमारे बड़े बड़े शहर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यहाँ पर पहले सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हरिद्वार में 118 MLD कैपेसिटी का हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है और कम से कम 100 MLD जल हमारा उत्पाद जनित होता है। तो 100% हम लोगों ने वहाँ अचीव किया है सीवेज का ट्रीटमेंट का। इसी तरह ऋषिकेश में भी 28 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा लगा है। हम अपने जो जल स्रोत हैं उसके अप स्ट्रीम मैंने ऊपर वाले भाग में कभी भी हम ओपन डिफिकेशन न करें, शौच न करें। और वहाँ के जो जल की गुणवत्ता है उसमें भी हैवी क्वालिटी का जल होता है, उसको हम उबाल कर पिए। उसके बाद जो हमारे पंचायत क्षेत्रों में कूड़ा जनरेट होता है हम उसको न जलाएं। जो हमारा जैव नाशित कचरा जो हमारा होता है वो हम अपने गौशाला के गोबर के साथ मिला के उसे गड्ढे में डाल के उसको कंपोस्ट खाद बना के हम उसे अपने खेतों में प्रयोग करें। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात है तो हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, हम अपने जूट के बैग का प्रयोग करें। प्लास्टिक से जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज बहुत सारी यहाँ परेशानियाँ हैं, जैसे हमारी जल स्रोत चौक हो जाते हैं, हमारे नाले चौक हो जाते हैं, उसमें बहुत सारा फिर उसको ठीक करने में बहुत सारे पैसा खर्चा होता है। तो हम प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। अगर किसी 20 माइक्रोन से ऊपर के जो प्लास्टिक जो भारत सरकार ने कहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं, हम उनको संभाल के रखें और इसे पुनः चक्रण करने वाले एजेंसी को दे, तो इन व्यवस्थाओं को हम कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। इसमें विशेषकर जो गंगा नदी के संबंध में जो माननीय NGT द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उनका माननीय NGT के निर्देश क्रम में यह मैंडेटरी है कि गंगा नदी क्षेत्र में सभी शहरों में संयुक्त घरेलू उत्पाद शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की जाए। वर्तमान में गंगा ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक हमारे गंगा क्षेत्र में 46 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। हमने अपने स्टडी में पाया है कि हमारे सभी STP जो इंस्टॉल्ड है वो सभी मानकों के अनुरूप संचालन में है। यही कारण है कि आज हमें हरिद्वार में भी हमारे जल की गुणवत्ता है वो ए श्रेणी में है। नंबर 2, माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी छोटे बड़े नाले जो गंगा में प्रदूषण के मेन कारण हैं उनको टेप करके उनको STP से जोड़ दिया जाए या उन नालों का बायो रिमेडिएशन प्रोसेस से उनको ट्रीटमेंट किया जाए। अभी हरिद्वार क्षेत्र में हमारे 122 नाले हैं। इसमें से नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत ये सभी नालों को टेप करके इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया गया है। इन्हीं बिंदुओं पर आपका बहुत धन्यवाद। और समय समय पर हम आपको पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है, जो नए नए नियम आएंगे, उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं सरगम सिंह रसायली, सदस्य सचिव उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड। आज हम जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आज से करीबन 40-42 साल पहले या 50 साल पहले क्या हुआ था और वहाँ से कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कि ये शुरू हुआ था 1962-63 में, जब ये हुआ था अमेरिका में, कि वहाँ पर फसल के बचाने के लिए वहाँ लोगों ने कीटनाशक दवाई, फसल को खाली नहीं बचाए, कीट के खाली नहीं, लेकिन वहाँ से जो खरपतवार होते थे खेत में, उसको हटाने के लिए वहाँ पे केमिकल्स, लंबा चौड़ा केमिकल्स उसने डालना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे लोगों में बीमारी होते थे, बाहर जाते थे तो देखा कि वहाँ पे चिड़िया मरे हुए मिलते थे। तो जितना कीटनाशक डाले थे उसके अनुपात में उनकी जो पैदावार बढ़ नहीं रहे थे, घट रहे थे उल्टा। तो उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, और चिड़िया सड़क में जाते तो चिड़िया मरे हुए चिड़िया मिलते थे। तो फाइनल जाके देखा कि इसका क्या कारण है। तो एक लेखिका थी, वो रिसर्चर्स जो थी, अनुसंधान करने वाली थी, उसने पाया कि जो कीटनाशक डालने से सारे चिड़िया मर रहे हैं, चिड़िया मरने के कारण से जो हमारे जो खेत खलिहान में कीड़े मकोड़े होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, वो भी साथ में मर रहे हैं। तो जितने मर रहे हैं तो इतना ज़्यादा जो है कीटनाशक डालना पड़ा। तो ये एक ऐसा बना था, तो पूरा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा था। तो उसके जो एक किताब लिखा था उसने कि साइलेंट स्प्रिंग करके 1962 में 1962 में एक साइलेंट स्प्रिंग करके किताब लिखा था, उससे शुरू हुआ था ये। तो लोगों ने देखा कि अगर फिर आते आते 70 के दशक में जब आ गए, मैंने इसमें 60 के दशक को पूरा होते होते लोगों ने देखा कि पूरा पर्यावरण में कुछ न कुछ हो रहा है, कि जीवन जो प्रणाली है हमारे पृथ्वी में, वो प्रणाली ही जो है पॉल्यूशन, पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पोल्यूटर, मतलब जो हमारे पोल्यूशन की बात करते हैं, गरीबी जो है सबसे बड़ा पोल्यूटर है करके उन्होंने ये बात उसमें कही थी, और ये बात हुआ था। तो लेकिन उन दिनों में 70 के दशक में जो अध्ययन चला था, सब कुछ चला था, तो उसने कहा कि हवा पानी में प्रदूषण होने के कारण से ही पृथ्वी का जो जीवन यापन करने का जो जीवन का जो प्रणाली है वो डगमगा रहा है। पृथ्वी के जो ये जो संकट में है, पृथ्वी के जीवन संकट में करके उन्होंने कहा था। लेकिन जब उसमें पर्यावरण में काम करें, ओजोन होल की बात होती थी, तो उन दिनों में जब पर्यावरण की बात करने लगे तो साइंटिस्ट ने देखा कि वैज्ञानिकों ने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल पर्यावरण ठीक होने से, पानी हवा पानी सब प्रदूषण से मुक्त होने से ही जीवन प्रणाली बचेगा, ऐसा कोई नहीं है। कि इससे और अधिक चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है जैव विविधता। जब जैव विविधता की बात करता हूँ मैं, जैव विविधता मतलब कि जो भी प्राणी है, जो भी प्रजनन करते हैं, जो भी जिसमें प्राण है, सब आ जाते हैं। वो जंगल, खाली हम जैव विविधता का बोलते ही लोग बोलते हैं कि नहीं वो जंगल में पाए जाने वाले घना जंगल में जैव विविधता ज़्यादा है, ऐसा बात नहीं है। आपके घर में, आपके खेत में, खलिहान में, जहाँ पर भी हो, आपके शरीर में, आपके शरीर के अंदर, वास्तव में जो है कोरोना भी एक जैव विविधता की अंग है ये। तो जो भी जीवित चीज़ पाए जाते हैं सबको जैव विविधता, हम भी जैव विविधता की एक इसमें आ जाते हैं। तो जैव विविधता हम बात करते हैं। तो 1972 में जो शुरू हुआ था वो 1992 तक आते आते 20 वर्ष में अध्ययन करते करते पाया गया कि लोगों ने कहा कि नहीं, खाली पर्यावरण को ठीक करने से नहीं होगा, हमको जैव विविधता बचाना पड़ेगा। क्योंकि जैव विविधता जो है ही ऐसा चीज़ है जो कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। और हमारे पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप और हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता की हर एक कण का जो है, हर एक चीज़ का उसमें आवश्यकता होती है। हम लोग जो जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि खाना, भोजन, आज की तारीख में हम लोग 3-4 चीज़ पर ही पूरे के पूरे निर्भर हैं। गेहूँ, चावल, गन्ना, 3-4 चीज़ पे हमारा पूरा सीमित हो गए हैं, बाकी चीज़ नहीं होता है। तो 1992 में आकर साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे इसको विश्व सम्मेलन बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं इसको। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें करीबन 1400 तो NGO ही, उन दिनों के लिए 1400 बहुत बड़ा संख्या होता था। 1400 तो NGO गए थे, और पूरे देश के लोग जो वहाँ पर, अलग अलग देश के लोग गए थे। करीबन 138-140 देश के बड़े बड़े लोग वहाँ पर जाकर के पूरा सम्मेलन हुआ था। माना जाता है कि पर्यावरण से जो जुड़े हुए, जैव विविधता जुड़े हुए आज तक सबसे बड़ा सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। सम्मेलन में सब कुछ करने के बाद में 3 चीज़ पे होगा कि जीवन को, अगर धरती पर जीवन को बनाए रखना हो तो जैव विविधता को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता को बचाने के लिए हमको 3 चीज़ को करना पड़ेगा। एक जैव विविधता का संरक्षण,
इसका जो है विपणन, उसका जो है सतत विपणन, मतलब सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि आज के लिए भी हमको भी चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ेंगे। ऐसे तो जो जैव संसाधन है उसको हम ऐसा यूटिलाइज करेंगे, ऐसा उसको हम लोग चलाएंगे ताकि हमको भी पूरा हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। इस प्रकार से सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज। और तीसरी जो चीज़ है कि जो लोग बायो रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं या उसके घर आंगन में होते हैं, जंगल में, दूर दराज जंगल में रहते हैं, अगर उन लोगों को हम लोगों ने मदद नहीं पहुंचाया, किसी प्रकार से मदद नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो लोग जो है उसको जैव विविधता को संरक्षण करने में उतना सक्षम ना हो। उसी प्रकार की जो तीनों चीज़, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। 1992 में हुआ था ये। 10 वर्ष बाद में आपका जो है ये जो अधिनियम हमने बनाया उसका बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। इसका हमने प्रख्यापित किया। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी और थर्ड है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये 3 बात आते हैं। लेकिन इसको लागू करने के लिए, इस अधिनियम को लागू करने के लिए हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कहा कि हमने जो 1992 में जाकर के जो विश्व समुदाय को हमने आश्वासन दिया था कि भारतवर्ष में पाए जाने जैव विविधता हम देख रहे ठीक से करेंगे, आपको जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूरा करने के लिए हमने अपने देश में एक अधिनियम बना लिया करके हमने 2002 का अधिनियम बना लिया। अब इस अधिनियम को लागू करने के लिए देश में 3 स्तरीय जो प्रणाली होता है। एक राज्य यानी पूरा देश के स्तर पे, जो कंट्री लेवल पे, देश के स्तर पर जो है NBA होता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण बोलते हैं, उसके बाद प्राधिकरण बोलते हैं। उसके बाद में राज्य स्तर पर जो है स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का जिस राज्य में है उस राज्य का नाम पहले आता है, उसके बाद बोर्ड के बाद आता है। जैसे उत्तराखंड में तो उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आता है। उसके बाद तीसरे स्तर पे जो हमारे जितने भी स्थानीय निकाय हैं, जो पंचायती राज के अंदर आता है या अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है, नहीं, उस पर जो है जो उसके अंदर जितने भी प्रकार की जो लोकल बॉडीज़ है वो सबको लोकल बॉडीज़ के उसमें स्तर पे उसको लागू करना होता है। तो इसमें अधिनियम में जो लिखा गया है कि एवरी लोकल बॉडी शैल, इसका मतलब ये आपको मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जितने भी स्थानीय निकाय हैं, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। जिला पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत तक, रूरल एरिया में, और इधर जो है नगर निगम से लेकर के नगर पंचायत तक जितने भी प्रकार के 6 प्रकार के, सब में अपने अपने जो है जो जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करना होता है। और जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता प्रबंधन समिति क्यों गठन होता है, कि क्या करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मान लीजिए मैं एक उद्योगपति हूँ, मैं जो है आपके क्षेत्र में पाए जाने वाली कोई भी जैव विविधता है उसको मैं एक वाणिज्यिक उपयोग करना चाहता हूँ। कमर्शियल यूज़, मतलब ये ध्यान दीजिए, कमर्शियल यूज़, वाणिज्यिक उपयोग। और यहाँ पर जैव विविधता मतलब है कि धान, चावल, गेहूँ सारे चीज़ आ जाते हैं। किसी का भी मैं अगर कमर्शियल यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जो है स्थानीय लोगों से पहले पूर्व सूचित अनुमति लेना पड़ता है। आप जब जो अनुमति देंगे वो सशर्त अनुमति होगा कि भाई आप हमारे लिए क्या करेंगे, वो सशर्त होगा। तो वो सशर्त अनुमति लेने के बाद में म्यूचुअल एग्री टर्म्स, मतलब दोनों पारस्परिक जो है दोनों आपस मिल करके जो म्यूचुअल एग्री टर्म्स के अनुसार आप सशर्त अनुमति देंगे। अनुमति देने के बाद में वो वहाँ से लेगा, मैं लूँगा, लेकर मैं इसे कमर्शियल यूज़ करके मैं पैसा कमाऊँगा। उसमें से मुझे कुछ भाग को आपके साथ में गांव के साथ मुझे साझा करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अनुमति बिना हम किसी भी चीज़ को जैव विविधता के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये जो BMC जो बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, जैव विविधता प्रबंधन समिति बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने जो NGT में केस हुआ था, उस केस के अनुसार जो हमारे राज्य में हमने जो है 7,991 BMC का गठन हो चुका है। तो ग्राम प्रधान जी का रोल क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। ये जो BMC गठन करने के लिए पहले तो एक सार्वजनिक बैठक बुलाना पड़ता है, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना पड़ता है। ग्राम पंचायत की बात उदाहरण देख के बताता हूँ कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की बात लेके कहता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ पूरा जिला पंचायत तक के लागू है कि पहले से एक जनरल बॉडी मीटिंग होगा, वहाँ ये बुलाएंगे, वहाँ पर बैठक बुलाएंगे। बैठक बुलाने के बाद में उस बैठक में हमारे जो लोग जाएंगे वहाँ पर जा करके
ये सब मैंने जितना भाषण दिया, इसी प्रकार से भाषण दे करके जैव विविधता बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये करना है, कैसे करना है और क्या हमारा दायित्व क्या होगा, उसके बताने के बाद में एक समिति का गठन होगा। उस समिति में कौन होगा? समिति 6 लोगों का समिति बनता है। 6 लोगों में से 2 लोग अनिवार्य रूप से महिला होंगे, 2 लोग अनिवार्य रूप से महिला होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो होना चाहिए महिला, और 4 पुरुष हो सकते हैं। 6 लोग ये हो गया। इस 6 में से एक जो है अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना चाहिए। अगर उस ग्राम पंचायत में कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कोई सदस्य नहीं है तो उसको हम एक पद को खाली रखेंगे, केवल 5 का बनेगा ये तो ये हो गया। उसके बाद 7वां एक बनता है, 7वां सदस्य बनते हैं उसका प्रधान सचिव। वो कौन होगा? वो नज़दीक के जो वन विभाग के नज़दीक के जो वन रक्षक होते हैं या डिप्टी रेंजर तक, वन रक्षक से लेकर के डिप्टी रेंजर तक, फॉरेस्टर हो गया, वन दरोगा हो गया, वन रक्षक नहीं है तो ये वन दरोगा। अब ये मीटिंग बुलाना, मीटिंग कराना और ये जो बीएमसी का गठन कराने के दायित्व किसका है? ये पूरा जिम्मेदारी अधिनियम के अनुसार ये पूरी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय को दिया रखा है। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम प्रधान जिसका मुखिया होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दायित्व 2 होता है इनका बीएमसी का। जैसे मैं उद्योगपति हूँ, मैं जाऊँगा तो गांव में जाकर मैं किसी से बात करूँगा, मैंने कहा कि अब बीएमसी गठन हो गया है तो बीएमसी के चेयरमैन से मैं मिलूँगा, उसका जो अध्यक्ष से मिलूँगा, मैं उसको समझाऊँगा। अध्यक्ष अपने पूरा उसको सदस्यों को बुलाएंगे, बैठक करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ने में गाँव के दूसरे बूढ़े जो लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, सबसे सलाह परामर्श करने के बाद में फिर वो अनुमति देगा। तो सशर्त अनुमति, शर्त क्या क्या लगाएंगे, क्या वो पैसे ही लेंगे या किसी प्रकार फैक्ट्री वहाँ लगाने के लिए बात करेंगे या हमारे लड़कों को नौकरी देने की बात करेंगे, क्या करेंगे, वो सारे शर्त के साथ में वो वहाँ पर तय करेंगे। जो शर्त वो तय करेंगे वो शर्त के साथ हमको आकर के बोर्ड को बता देंगे, साहब हमने फलना ये जो उद्योगपति है उसके साथ हम लोगों ने ये करने की बात किया है, हम आपने देने के लिए राजी है, हमारा शर्त ये रहेगा, अब उनके साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, उनके साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। तो जब चिट्ठी ऐसे आ जाएगा बीएमसी चेयरमैन का तो फिर हम कंपनी लिखेंगे और कंपनी को बुला करके यहाँ हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं ABS एग्रीमेंट बोलते हैं। तो पिक एंड मैट, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पूर्व सूचित अनुमति लेना और म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे तो उसका जो है एक एग्रीमेंट साइन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर ये काम इनका महत्वपूर्ण काम है। दूसरा काम ये कि जब भी कोई जैव संसाधन आपके क्षेत्र से निकलता है तो उसमें आप फीस ले सकते हो। अगर कोई चीज़ लेके जा रहा है, लकड़ी लेके जा रहा है या कोई चीज़ लेके जा रहा है तो आपका अधिकार बनता है कि आप उसमें से फीस कोई तय करके फीस ले लो। ये फीस कितना ले सकते हैं, कितना हो सकता है, इसके बारे में दिशा निर्देश है। वो बाद में इसको यहाँ बताना मुश्किल, इतने कम समय में मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि आपके पास ये पाए जाते हैं और आपको मैं लेना चाहता हूँ, या मैंने चोरी छुपे से ले गया आपके पास, आपके गांव में आया, मैंने पूरा चोरी छुपे ले गया, लेकर के आपने कहा अरे इसने तो ये करना था, एग्रीमेंट करना था, बिना इसके ये करके चला गया, मैं इसमें केस करता हूँ। और केस केवल जो है भारतवर्ष में ही नहीं होगा, ये विदेश में भी केस है, यानी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ तक में केस आप ले जा सकते हैं कि भाई इसने चोरी करके ले गया, मेरे यहाँ से ले गया और वहाँ मुझे इसने ABS नहीं किया है, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करो करके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना और अपने पाई जाने जैव विविधता को संभाल कर रखना, ये BMC का बहुत बड़ी दायित्व होता है। और ग्राम प्रधान का दायित्व ये होता है कि ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में BMC का गठन कराना, BMC ठीक से काम करा नहीं करा उनको परामर्श देना, उनको वार्ता करना और अपने गांव में से कहीं पर भी किसी प्रकार की जैव संसाधन का वाणिज्यिक जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, वाणिज्यिक उन्मूलन हो रहा है, वहाँ से वाणिज्यिक उसका उपयोग हो रहा है, उसको लेकर के उसको आगे और उसको अनुमति देना, ये करना, वो बात आती है। तो कुल मिलाकर के जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता बिना जो है जीवन संभव नहीं है। क्या इसमें गेहूँ आता है, क्या इसमें चावल आता है, क्या इसमें गन्ना आता है, ये इसको करीबन 450 ऐसे प्रजातियाँ ऐसे चीज़ हैं जिस पर छूट दिया गया, क्योंकि वो जो है उसको नॉर्मली ट्रेडेड एज कमोडिटी कहते हैं। नॉर्मली ट्रेडेड एज कमोडिटी मतलब कि मैं बाज़ार जाता हूँ, उसको मैं खरीदता हूँ, अपने जीवन यापन में सीधा लेकर मैं खाता हूँ, ये करता हूँ। जैसे चावल लेता हूँ, चावल के रूप में खाता हूँ, मैं गेहूँ रोटी के रूप में खाता हूँ, ये करता हूँ, तो इसमें उसमें नहीं लगेगा ये। लेकिन मैंने गेहूँ ले लिया, गेहूँ में से कुछ दूसरे प्रकार की चीज़ मैंने फैक्ट्री में बनाने शुरू कर दिया, फ्लेक्स बनाना शुरू कर दिया, मक्का लिया और कॉर्नफ्लेक्स बनाना शुरू कर दिया, कोई चीज़ बनाना शुरू कर दिया, उसमें फिर ये जो बायोडायवर्सिटी एक्ट लागू हो जाएगा। तो ये क्लियर कट है कि आम
जीवन यापन में जो हम लोग खाना खाते हैं या जो चीज़ चलाते हैं उसको छोड़ करके उसमें लागू नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को अगर किसी कमर्शियल यूज़ में करते हैं तब उसमें ये अधिनियम लागू होता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जो इस दे करके हमको करना पड़ेगा। और आपके संज्ञान में कहीं पर भी इस प्रकार की लगता है कि यहाँ पर जैव विविधता का पूर्व अनुमति लिए बिना ही करते हैं तो इसका संज्ञान हमारे संज्ञान में लाइएगा, तो हम इसको करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मैं अंत में कहना चाहूँगा कि ये पारस्परिक लाभ है। अगर फैक्ट्री वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक टैक्स लगा दिया, सरकार ने टैक्स लगा दिया, टैक्स नहीं है। वो जो पैसा आप जमा करते हैं, जो पैसा मान लीजिए कि टर्म्स एंड कंडीशन में पैसे की बात आती है और 1 लाख रुपये बोर्ड में जमा हो गया, 1 लाख रुपये में से 5 रुपया, 1 लाख में से 5%, 5,000 रुपया जो है बोर्ड में आता है, बोर्ड के रखरखाव के लिए खर्च होता है। 95,000 रुपये जो है वो गांव में जाता है, जहाँ पर जिस गांव से वो जैव संसाधन का हम लोगों ने वहाँ से निकाल के लिया है। इसका मतलब कि 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जिससे कि आप एक प्रोजेक्ट बना करके उस जैव संसाधन का, जंगल का देखरेख करने में होता है। तो एक पारस्परिक जो 95% पैसे आपके पास जाएगा, तो जो उद्योगपति ने हमारे पास जमा किया हुआ है वो पैसे है, उसी का पैसा है, उसको पैसा को केवल हमारे थ्रू जाएगा गांव में, गांव में जाकर के लोग उसको अपना जो जैव विविधता का ठीक से देखरेख कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कभी आपसे रूबरू बात होने की आशा लेकर के आज यहीं से विदा लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद।